इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स म्हणजे काय? काय राहते समझते मैडम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? तो बताइए चार्जेस के बारे में कुछ बताओ। चार्जेस कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप। ओके, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। अच्छा, दो पॉजिटिव चार्जेस है, दो सेम चार्जेस है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे? दो सेम टाइप के चार्जेस है। सोच समझ के बोलो, अट्रैक्शन की रिपल्शन? देखिए सब उत्तर उनमें क्या होता है, रिपल्शन होता है। ओके, देन इसके बाद में बात ऐसी आ रही है अक्षता मैडम कि हमने देखा कि अगर एक चार्ज पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव तो क्या होता है? अट्रैक्शन। उनके बीच में अट्रैक्शन होता है ना? अब ये जो अट्रैक्शन रिपल्शन है, हम इसके थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ओके, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का बहुत ही बेसिक है कि चार्जेस क्या होते हैं। चार्ज क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो करंट है। चलो करंट पता है ना? करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या मैं कहूँ, इलेक्ट्रॉन ये एक निगेटिव चार्ज है और इस निगेटिव चार्ज के फ्लो को हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। ओके, जब ये फ्लो हो रहा है तब की बात ये है ना? अब हम क्या कर रहे हैं, स्टैटिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम क्या पढ़ेंगे? स्टैटिक चार्जेस मतलब स्टेबल चार्जेस पढ़ेंगे, है ना? स्टैटिक मतलब ये मूव नहीं हो रहे। कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम करंट कहते थे। अब कंटिन्यूअस फ्लो तो हम इसके बाद में देखेंगे, अब हम सब देखेंगे सिर्फ चार्जेस के बारे में। चार्जेस की प्रॉपर्टी, चार्जेस की वजह से कौन सी फील्ड आ जाती है, किस तरह से फोर्स एक्सर्ट होता है। क्लियर? तो क्या मैं कहूँ, हमें एक बात पता है कि पॉजिटिव निगेटिव, अगर दो चार्जेस है, एक चार्ज है पॉजिटिव और दूसरा चार्ज है नेगेटिव, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। ओके, सो क्या मैं कहूँ, अब हम इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है तो कोई तो भी फोर्स ये रहेगा कि जो ये फोर्स इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव रहेगा, है ना? सो अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से इन दोनों चार्जेस में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है ना? अब हम ये देखेंगे ये फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी, किस तरह से फोर्स रहेगा। हम इसी तरह से सिमिलर फोर्स भी पढ़े थे बचपन में, छोटे थे ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, सो उज्ज्वल सर है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स बद्दल आपण काहीतरी माहिती पाहिली होती। ग्रेविटेशनल फोर्स काय होता है? दुनिया के कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में है ग्रेविटेशनल फोर्स। म्हणजे जगातल्या कोणत्याही दोन वस्तूंमध्ये कोणता फोर्स असतो? ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, कैन आई से दैट अगर हमारे पास में दो बॉडी है, एक बॉडी का मास है m1 और दूसरे का मास है और दोनों सेपरेट किए हुए डिस्टेंस r से, तो इनके बीच में का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस तरह से रहेगा? क्या मैं कहूं कि दो बॉडीज के बीच में, कोई भी दो बॉडी, ओके, दो बॉडी के बीच में क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है ना? सो वो कैसे रहेगा? वो दोनों हम देखते थे कि अगर जैसे हम और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है ना? दो मैग्नेट को ले लो, सिंपल दो मैग्नेट का एग्जांपल लेते हैं, है ना? अगर मैं कहूंगा दो मैग्नेट को मैं नजदीक लेके आता हूं तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, एक दूसरे को चिपक जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, अगर दो मैग्नेट के साइजेस बढ़ाता हूँ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा या कम होगा? तो मैग्नेट क्या होतील? फास्ट चिपकतील, बरोबर उज्ज्वल? अब मैं उनकी साइज कम कर देता हूँ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो क्या मैं कहूँ दूं, इसी तरह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स था, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब अगर उनके मासेस बढ़ेंगे तो फोर्स बढ़ेगा, मासेस कम होंगे तो फोर्स कम होगा। ये बात सिंपल है कि नहीं, है ना? अब देखते हैं डिस्टेंस की। अब अगर मैं दो मैग्नेट लेता हूँ और दो मैग्नेट के बीच में का डिस्टेंस बढ़ा देता हूँ, दोन मॅग्नेट घेतले त्याच्यामधलं अंतर वाढवलं, तर मग धनश्री फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन वाढेल की कमी होईल? तुम्ही विचार करा, मॅग्नेटला तुम्ही दूर दूर केलं तर फोर्स कमी होईल, है ना? मॅग्नेटला जवळजवळ आणलं तर फोर्स हात चिपकून जाते ते शुभांगी, आणि दूर केलं तर वेळ लागेल, बरोबर आहे? समज में? So can I say that his gravitational force is inversely proportional to the square of distance? पहिला तो दूसरा पासून डिस्टन्स r, दूसरा तो पहिला पासून डिस्टन्स r, तो r into r काय थे? क्या हम बोल सकते हैं कि force is inversely proportional to square of the distance between them, है ना?
म्हणजे अंतर वाढवलं तर फोर्स कमी होतो, अंतर कमी केलं तर फोर्स वाढतो, म्हणून आपण इनवर्स म्हटलं, इसलिए हमने क्या बोला, इनवर्स प्रोपोर्शन। और उसी तरह से मास का उल्टा था, अगर मास बढ़ाएंगे दोनों का तो फोर्स बढ़ेगा, मास कम करेंगे तो फोर्स कम होगा। तो ये इस तरह से हो रहा था। अब देखो हम इसको एक ही इसमें जब लिखते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अब हम जब ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते थे तो हम क्या करते थे, जब भी हम इक्वल टू हटाकर एक कांस्टेंट द्यायचे, ये कांस्टेंट था जी, कैपिटल जी माहिती आहे गजानन महाराज, त्यांचं याच्याशी काही घेणं देणं नाही। दिस जी स्टँड्स फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सो जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, सो F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये था हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या मैं कहूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये भी जो रेफरेंस था, जैसे कि एक चार्ज को दूसरा चार्ज अट्रैक्ट करता है विद सम फोर्स, एक पॉजिटिव चार्ज है, ओके, इसको बोलेंगे Q1, ये है Q2, दोनों के बीच में का सेपरेशन डिस्टेंस है स्मॉल, तो इसी को हम इसी के बेस पर निकाल सकते हैं। सिमिलरली इसकी जैसे ही रहेगा वो, है ना। क्या मैं कहूँ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, ओके। उसी तरह से अगर दो चार्जेस में का डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो क्या फोर्स बढ़ेगा कि कम होगा, कम हो जाएगा ऑब्वियसली, है ना। तो जब फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो हम ये लिखते हैं F is directly proportional to product of their charges and inversely proportional to square of distance between them। जब ये प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो इक्वल टू देते हैं और एक कांस्टेंट देते हैं, है ना। अब देखो मैं यहाँ पे देता हूँ कांस्टेंट बढ़ा के, ओके, देखो मैं कैसा निकाल रहा हूँ, बढ़ा के, क्लियर, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब ये बढ़ा के है क्या, तो ध्यान दो जरा, कैपिटल के ये होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये छोटा के, बड़ा के और छोटा के में डिफरेंस है ना। बड़ा के कांस्टेंट है, छोटा के कांस्टेंट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक है, क्लियर, समझ में आया क्या। तो ये होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलेंगे, ओके, क्लियर। और ये बड़ा के है, बड़ा के क्या होता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। कौन सा बताइए, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। छोड़ो, इसको नहीं लिखा तो ये समझ में आया क्या, है ना। छोटा के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये फोर्स का इक्वेशन, और रुको सब लिखने को समय दूंगा मैं तुम लोगों को, है ना, पूरा कॉपी करना, अभी बीच में से कुछ मत लिखो। F इक्वल्स टू, क्या मैं कहूँ ये बड़े के की जगह पे हम लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट के, एप्सिलॉन नॉट ये होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इन दोनों का प्रोडक्ट होता है एप्सिलॉन। क्या होता है, एप्सिलॉन होती है परमिटिविटी, क्या होती है, तो इन चीजों के बारे में हम जानेंगे, क्लियर, समझ में आया। थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, फिर से ध्यान दो इधर। बड़ा के क्या था, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, छोटा के था, छोटा के होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बड़ा के होता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शन का साइन हटा के हमने बड़ा के दिया था, इसलिए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ना। अब ये तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम आगे लिखेंगे नहीं इसके बारे में कुछ, है ना, क्योंकि दो के, ये भी के वो भी के, है ना, समझ में आया। तो इससे अच्छा हम इसको बड़े के को लेंगे नहीं अभी आगे। बड़ा क्या होता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, क्योंकि प्रोपोर्शनल साइन हटा के वो आता है ना, इसलिए। और छोटा क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये कब आता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के में, ये कांस्टेंट है। एप्सिलॉन 0 के को हम एप्सिलॉन भी बोल सकते हैं। अब ये जो साइन है इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन साइन किस चीज का होता है, एप्सिलॉन कसा काढतात, असा उलटा सी काढायचा
मधामध्ये आडवी रेष मारायची. ओके, ये होता है इप्सिलॉन. इप्सिलॉन को बोलते हैं परमिटिविटी. परमिटिविटी क्या है? परमिट सुना होगा आप लोगों ने. परमिट, परमिट बोले तो टू अलाउ, मतलब आने देना. घेतो ना मग परमिट दिल्याशिवाय तो देते का राखेल? देते का? काही आहे की नाही? कोणतीही गोष्ट परमिटवर भेटते ना. परमिट अगर नहीं है तो मिलेंगे क्या परमिशन? नहीं. समझ में आया परमिट क्या है? समझ लो तन्मय. परमिट नहीं है तो नहीं होगा. ओके, क्लियर? तो सऊद सर परमिटिविटी की जब बात आ रही है, वो डायरेक्ट कांस्टेंट कैपिटल के है ना. अरे वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, इधर ध्यान दो. इसलिए तो बोल रहा हूँ मैं, उससे एकदम ध्यान नहीं देना. तो मुझे पूछते जाओ तुम. क्लियर? समझना, बहुत सारी प्रिंटिंग मिस्टेक है. देखो बेचारा वो जो टाइपिंग वाला है वो थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, इसमें हो जाता है. जोड़ो, है ना. वो अपने लिए इतनी मेहनत कर रहा है, उसके लिए थैंक यू उसको. देखो 1/4πε0. इप्सिलॉन होती है परमिटिविटी. क्या होती है? कोई भी चीज, मतलब किसी भी चीज के लिए हमको परमिट लगता है. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी परमिटिविटी लगती है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जा पाएंगे, है ना. कोणत्या गोष्टीमधून इलेक्ट्रिक फील्ड जाऊ शकते त्याला म्हणतात इलेक्ट्रिक परमिटिविटी. ही परमिटिविटी असते इप्सिलॉन. आता इप्सिलॉन 0 काय आहे? मग ही परमिटिविटी कशापासून बनते? इप्सिलॉन 0 इंटू डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट. काय म्हणता, इलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट हा काय? हा एक असा कॉन्स्टंट असतो की जो त्या पर्टिक्युलर गोष्टीला कोणत्याही परमिटिविटी, कोणत्याही मीडियमची परमिटिविटी, ही परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पासून बनलेली असते. सुरुवातीला काहीच नाहीये, म्हणजे काय? खाली आहे, फ्री स्पेस आहे, व्हॅक्यूम आहे, है ना. व्हॅक्यूम आहे किंवा एअर आपण म्हणतो. तर याचा डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट असतो 1 फॉर एअर और व्हॅक्यूम. फॉर एअर और व्हॅक्यूम काय म्हणू मी? स्मॉल k इज इक्वल्स टू 1. डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट इक्वल्स टू 1. सो इप्सिलॉन इज इक्वल्स टू इप्सिलॉन 0. अब इप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 यूनिट. 8.85 इंटू 10⁻⁻12. अरे ये नोट्स में है ना. नोट्स दे दूंगा मैं आपको. क्लियर? समझ में आया क्या? तो ये होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू. काय की? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. मतलब जब कोई चीज नहीं है, फ्री स्पेस है, तो इतनी परमिटिविटी रहेगी. लेकिन क्या होता है, बहुत बार फ्री स्पेस के बीच में अगर हमने कुछ डाल दिया, जैसे ये फ्री स्पेस है, अगर इसमें का सारी चीजें निकाल लो, वैक्यूम हो जाएगा. वैक्यूम के अंदर थोड़ा सा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाल दो तो एयर हो जाएगी. हमने कोई चीज डाली ना उसके अंदर, तो उससे उसकी परमिटिविटी इनहांस हुई. अब उसको फर्क पड़ा, लेकिन कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, इसलिए उसके लिए भी डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k = 1, तो इप्सिलॉन = इप्सिलॉन. अब उसमें क्या कर दिया, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल डाल दिए जिससे उसकी परमिटिविटी बढ़ गई. जैसे लकड़ी डाल दिए या कोई भी ऐसा मटेरियल डाल दिया जिससे परमिटिविटी, डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका अलग हो, किसका 1 होता है, किसका 2, किसका 3. ये अगर बदलेगा, मतलब मीडियम जैसे बदलेगा, क्या मैं कहूँ, जो मीडियम है वो अगर बदलेगा तो परमिटिविटी भी बदलेगी. क्योंकि परमिटिविटी फ्री स्पेस के लिए 8.85 इंटू 10⁻⁻12 है. लेकिन फ्री स्पेस में जैसे जैसे अलग अलग मॉलिक्यूल्स आते जाएंगे, परमिटिविटी उसकी चेंज होते जाएंगी. समझ में आया? तो इप्सिलॉन 0 क्या है? परमिटिविटी. क्या बोलो सबको? परमिटिविटी. और इसको बोलते क्या, इस साइड को क्या बोलते हैं? इप्सिलॉन. बोलो जोर से सब लोग. इप्सिलॉन. समझ में आया? तो ये होता है इप्सिलॉन और ये होता है इप्सिलॉन 0. या इसको इप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इप्सिलॉन नॉट. समझ में आया? अब ये है फोर्स. क्या मैं कहूँ, इलेक्ट्रिक फोर्स इन दोनों के बीच में इतना आता है. अब बात करेंगे हम फोर्स के बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की. क्या मैं कहूँ, अच्छा ये लिखना बाकी है क्या? अच्छा लिख ध्यान दो अभी. ओके, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में हो गया लिखना. ओके, समझ गया सब लोगों को. अब देखो, अब पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इंटेंसिटी बोले तो इंटेंसिटी मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी का अर्थ क्या होता है? तीव्रता. क्या होती है? क्या मैं कहूँ, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स से, अब इलेक्ट्रिक फोर्स एक पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर लग रहा है तो होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज. वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब एक पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है. लेट्स से Q1 Q2 दो चार्जेस है ना.
Q1 Q2 दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है? मैं बोल रहा हूँ Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q। तो उस समय यहाँ पर लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, आज कोई नहीं लिखेगा, इधर ध्यान दो सब लोगों के चेहरे। जर मैं मतलब Q1 Q2 दोनों चार्जेस इक्वल है। अब देखो हम जब देख रहे थे Q1 Q2 का झगड़ा चल रहा था, Q1 Q2 को मारेगा, Q2 Q1 को मारेगा। ओके, तो अब F इक्वल टू क्या है? क्या मैं कहूँ 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट K। ओके, ये आएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड कर दूंगा। अगर मैं कहूँ Q1 Q2 के मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये क्या आएगा तन्मय Q1 इंटू Q2 Q इंटू Q स्क्वायर। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब मैं देखूंगा Q1 या Q2 में से किसको ज्यादा मार पड़ी, तो मैं उसके बाद जाके देखूंगा, है ना। तो अगर लेट्स से मैं एक Q के पास में गया, तो ये रहेंगे वहां पे कितनी इंटेंसिटी से पड़ी उसको, तो ये रहेगा 4 पर यूनिट चार्ज। क्या मैं कहूँ ये दोनों Q में से एक Q अगर इधर चला गया तो बचता क्या है यहाँ पे 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R स्क्वायर। समझ में आया ना? ध्यान दो इधर, ये फोर्स है। अच्छा इकडे लक्ष द्या, 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 के, आता मी सांगत आहे तर आपण इकडे पाहत आहे काय विषय, सर कधी पाहिलं Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आहे ना। मग आता या दोन चार्जेस वर एवढा फोर्स लागत आहे, या दोन चार्जेस मधला हा फोर्स आहे। एक Q जर इकडे घेऊन गेलो तर इकडे फोर्स होता, इकडे मल्टिप्लिकेशनला, इकडे जाताना काय डिव्हिजन, सो F अपॉन Q होऊन जाईल। मग बाकी राहील काय, इथं जर एक Q चालला गेला, समझलो ना? अभी समझा है ना? ऐसा कोई है जिसको नहीं समझा ये, है ना। जैसे दो चार्जेस है, देखो दो चार्जेस के ऊपर इतना फोर्स लग रहा है, दो चार्जेस के ऊपर इतना फोर्स लग रहा है, ये दोनों में से एक चार्ज को उधर भेज दो, है ना, तो ये इतना बच जाएगा। ये Q इधर चला गया तो F अपॉन Q 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R। अब फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स अपॉन चार्ज या तो फोर्स पर यूनिट चार्ज को बोलते हैं उस पॉइंट की इंटेंसिटी, क्या बोलते हैं उसको? तो क्या मैं कहूँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला रहेगा 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। जैसे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। इसके वेक्टर फॉर्म्स के बारे में हम जानकारी देंगे, लेकिन पहले तो कंसेप्ट समझ लो सिर्फ। क्लियर? ये समझ में है? अब ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो या तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, है ना। अब हम देखते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी के शॉक लगते हैं, झटके लगते हैं, होते हैं ना। कोणा लागलेला है शॉक, इथं लागलेला है कि नहीं? तो देखो इसका शॉक लगता है, शॉक कब लगा? जब तुमने उसको टच किया तभी। अब उज्जवल सर जब अपन उसको टच करेंगे तब अपने को शॉक लगेगा, लेकिन आपने ऐसा देखा होगा कि कहीं कहीं पर ऐसा लिखा होता है खतरा धोखा 440 वोल्ट, है ना, 11 kV। देखा है कभी ऐसा? अच्छा बाहर है ना, बाहर जाओ या हमने रोड पे चले जाओ, यहाँ पे MSEB सबस्टेशन है, ओके, उसके बाहर तार कंपाउंड रहता है कि नहीं सब? जनरली ऐसा जहां पे भी रहता है एकदम हाई वोल्टेज का, उसके अराउंड में तार कंपाउंड रहता है, और वहां पे वो साइन बना होता है खतरा धोखा, है ना, डू नॉट टच या दूर रहो, ऐसा कुछ उसके ऊपर लिखा हुआ रहेगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि तुम उसके बाजू में तार कंपाउंड क्यों रहता? ऑब्वियसली उसके ऊपर खतरा धोखा है, कोई आगे टच नहीं करेगा। इधर लिखा हुआ है, कोई पीछे से आके टच कर गया वो तो गया, लेकिन उसके आजू बाजू में तार कंपाउंड रहता है एक पर्टिक्युलर एरिया का छोड़। का बरं राहते उज्ज्वल, कधी विचार केला? काय टेन्शन घेत नाही आपण, सांगितलं ना तिकडे नाही जायचं तर नाही जायचं, है ना। नहीं टच करने का तो नहीं टच करने का, ज्यादा आपण स्वच्छ नहीं उसके बारे में देखो। तर कसं होते काय असते संकेत, तिथं का बरं ते असं असते, है की नहीं? तो हमें पता है वहां पर वोल्टेज बहुत ज्यादा है, वहां पर वोल्टेज क्या है? बहुत ज्यादा है। इसका मतलब फोर्स भी बहुत ज्यादा है। सिंपल बात है ना। फोर्स ज्यादा होने की वजह से अगर कोई चार्ज उसके कांटेक्ट में आ गया,
तो उसके ऊपर इंटेंसिटी होती है फोर्स अपॉन चार्ज। तो ज्यादा फोर्स छोटे से चार्ज के ऊपर आ गया तो इंटेंसिटी भी कैसे रहेंगी, बहुत ज्यादा रहेंगी, है ना। तो उतनी इंटेंसिटी से उसके ऊपर उतने इंटेंसिटी की फील्ड वहां पर वर्क करेंगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज्यादा हो गई और हम उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं भी आए, उसके बाजू में भी आए, यार मैग्नेट के साथ क्या होता था, अगर हम एक नीडल लेके आते, मैग्नेट को अगर हम टच करते तो मैग्नेट को चिपक जाती नीडल, फिर उसको निकालने में दिक्कत आती थी। अब उस मैग्नेट को वो नीडल को टच नहीं किया, लेकिन जस्ट उसके बाजू में भी लाके रख दिया तो भी क्या होगा, मतलब क्या मैं कहूँ, मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ मैग्नेट के ऊपर नहीं है, मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड उसके साइड में भी वर्क करती है, और ये साइड में वर्क करती है। लेकिन होता क्या है, जैसे जैसे उस मैग्नेट से वो नीडल का डिस्टेंस बढ़ते जाता है, वैसे वैसे हमें ये ऑब्जर्व करने को मिलता है कि फोर्स कम हो रहा है ना। इसका मतलब क्या हो रही है, फील्ड कम हो रही है। यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स कम हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है। सेम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का कनेक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ। नजदीक अगर कोई टच करेगा तो गया, फिर तो गया, ओके, समझ में आया। लेकिन कोई टच नहीं करेगा, उसके इन्फ्लुएंस में भी आएगा तो वो भी गया। क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी तेज रहती है वहां पर, उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि आप उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आए, उसके थोड़ा नजदीक भी चले गए तो वो आपको खींच लेगा उसकी तरफ, या तो उतनी दूर से चार्ज कर देगा। पहले याद है जैसे कि पुराने जमाने में अपने खेतों से कोई इलेक्ट्रिक लाइन पास नहीं होने देता था, ये बात पता है आपको, है ना। अपने खेत में से कोई इलेक्ट्रिक लाइन नहीं डालने देता था। ऐसा क्यों होता था, पता है कभी? हाँ, वो अगर ट्रैक्टर से गए और वो अट्रैक्ट करने और तो ट्रैक्टर से उतरने पर क्योंकि किसी का ह्यूमन्स के ऊपर चार्जेस और अच्छा, ये चार्ज हो जाते। देखो होता क्या था, है ना, पहले क्या थे, अंग्रेजों के जमाने में, है ना, उन्होंने इलेक्ट्रिक लाइंस, मतलब ये जो अपना है ना लाइन डाली थी, ये अपने कनेक्शन केबल कनेक्शन वाला है ना, इलेक्ट्रिक लाइन डाली थी, ये वायर की जा रहा है ना अभी खंबे के, उस तरह से। तो बड़े बड़े, आप अगर ये वायर आप ब्रॉड लेवल पे देखोगे, बहुत बड़े बड़े वायर ज्यादा वोल्टेज कैरी करने वाले, है ना। आप ऐसे बाहर गांव जाते हो तो खेतों में दिखते इस तरह के रोबोट जैसे वो स्ट्रक्चर, और उसके ऊपर से बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी लाइन जा रही है ना। तो होता क्या है उज्जवल, इस तरह की जो इलेक्ट्रिक लाइन्स थी, इस तरह की जो इलेक्ट्रिक लाइन्स थी, है ना, या तो फिर हमारे हम ट्रांसमिशन केबल्स थे, ये ट्रांसमिशन केबल का पहले के अभी देखते हैं हम लोग खेतों में, वो बहुत हाइटेड है ना, बहुत ऊंचाई पर वो बड़े बड़े ऐसे टावर जैसे लगे हुए, उसके ऊपर से इलेक्ट्रिक ये ट्रांसमिशन लाइन गई हुई है ना। पहले उनकी हाइट उतनी नहीं थी, पहले उनकी हाइट कम थी। अब होता क्या था, पहले खेतों में जो यूज किया जाते थे बैलगाड़ी वगैरह, उनकी भी हाइट कम थी, है ना। जब नया नया शुरू हुआ था ये, तो बैलगाड़ी की हाइट कम होने की वजह से इसके ऊपर जो बैठेगा ये गणेश, इसकी हाइट भी कम है। अब इसको कुछ भी नहीं होता था। हुआ क्या, जैसे जमाना बदला, इम्प्रूवमेंट के साथ में टेक्नोलॉजी के साथ ट्रैक्टर आ गया। अब ट्रैक्टर की वजह से हुआ क्या, ट्रैक्टर से इसकी हाइट बढ़ गई, इसकी हाइट बढ़ गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ज्यादा नजदीक आ गए ट्रांसमिशन केबल की। अब क्या होता था, ये ट्रैक्टर पे चढ़ता था, अपने सारे खेती वाले काम करता था, और ये उसको चार्ज कर देती थी, कुछ भी नहीं होता। ये बंदा जैसे ही नीचे उतरा, पहले नीचे फिर ऊपर, ओके, तो ये जैसे ही नीचे उतरा उसको क्या मिला, ग्राउंड अर्थिंग। अर्थिंग तो पता ही, फिर माहौल, अर्थिंग मिल गई मतलब फेज हो गया, न्यूट्रल मिल गया, खलास, अर्थिंग मिल गई, खलास। ऐसी बहुत सारी मौतें हुई थी, तो इसलिए लोगों के मन में खौफ उड़ गया था। फिर बाद में पता चला ये सारी मौतें क्यों हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो इसलिए लोगों के दिल में बहुत खौफ बढ़ गया था उसका। अब एक्चुअली तब के इंजीनियर लोगों ने वो जनरल हाइट कंसीडर करके ट्रांसमिशन लाइन की हाइट वो रखी थी, लेकिन फिर ट्रैक्टर की हाइट बढ़ने की वजह से ऐसा हुआ था। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप जहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स हो, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो, वहीं पे वो वर्क करेगा उसी तरह से, है ना। क्योंकि फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ती है, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ता है, वोल्टेज बढ़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर कहीं पे ज्यादा है तो जरूरी नहीं कि आपको उसको एक्सपीरियंस करने के लिए टच करने की जरूरत है, आप उसको थोड़ा दूर से भी एक्सपीरियंस कर, लेकिन करने का नहीं। क्लियर, समझ में आया? नहीं तो आप चार्ज हो जाओगे जैसे ही आपको अर्थिंग मिली,
आपका नाम बदल जाएगा। क्लियर है? समझ में आया क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी खतरनाक होती है और इलेक्ट्रिसिटी के साथ में मजाक नहीं। क्लियर है क्या? क्योंकि यहाँ पे कोई ये नहीं है, आपका लकी आपको बचाएगा। अच्छा हो तो कोई अपने आप खटका गिर गया, कुछ हो गया, जादू हो गया तो ही लाइट चली गई, नहीं तो फिर जाना तय है आपका। क्लियर है ये? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, है ना? देखो समझाइए, यहाँ तक कुछ डाउट? ओके, अब इसका वोल्टेज के साथ में मैंने रिलेशन बताया। इलेक्ट्रिक फील्ड लेट से ये जो तार का बात की थी ना हमने, वो तारों के नीचे जा रहा, तारों के नीचे से गया था, कौन था वो? एक और भी था जो तारों के नीचे से गया था सक्सेसफुली, सलमान खान गया था ना मुन्नी को लेके पाकिस्तान छोड़ने। वो ज्यादा ही तारों के नीचे चला गया था करके वो बच्चा, नहीं तो जनरली तारों के नीचे से जाने का नहीं है ना। तो अब देखो क्या है, ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब वोल्टेज के साथ में क्या रिलेशन है? ओके, अगर वोल्टेज, जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा हूं, है ना। अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस है और सेपरेशन डिस्टेंस दो जगह का d है, जिसके बीच में V1 V2 पोटेंशियल, या तो हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V है। पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है और सेपरेशन डिस्टेंस अगर दो चीजों में के बीच में का d है, तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है वो होती है V/d, या तो V को हम बोल सकते हैं ED। V क्या होती है? ये वोल्टेज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ में रिलेशन क्या है? V = इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू सेपरेशन डिस्टेंस। क्लियर है? समझ में आया? तो यहाँ तक क्या समझा? अच्छा, इधर का कॉपी कर लो। वोल्टेज का रिलेशन देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी तो वोल्टेज बढ़ेगा, या तो फिर हम बोलेंगे वोल्टेज बढ़ेगा तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी। क्लियर? ये बताता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। चलो